नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी मध्य प्रदेश की प्रश्नोत्तरी की पूरी सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं नियमित रूप से आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को करवाता हूं, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यदि आप मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और लाभदायक होगा। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला प्रश्नोत्तरी की। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। इसके अलावा हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो देवास में क्या स्थित है? तो याद रखना है देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स। आपको देवास में याद रखना है चमड़ा कॉम्प्लेक्स। चमड़ा कॉम्प्लेक्स यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में स्थित है। लेदर कॉम्प्लेक्स है चमड़ा कॉम्प्लेक्स। उज्जैन में करंट की दृष्टि से आपको याद रखना है, उज्जैन में बन रहा है क्या? महाकाल कॉरिडोर। महाकाल कॉरिडोर ये कहाँ पे है? तो यह महाकाल कॉरिडोर यह बन रहा है काशी की तर्ज पर, काशी कॉरिडोर की तर्ज पर मध्य प्रदेश उज्जैन शहर में महाकालेश्वर मंदिर का जो कॉरिडोर है उस पर बनाया जा रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी उत्पादन में अगला क्वेश्चन है, लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है? देश का लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत हिस्सा है? सेकंड क्वेश्चन आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, देश में जो मध्य प्रदेश का लकड़ी के उत्पादन में हिस्सा है 20%। कितना है? 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में तेल शोधन कारखाने की स्थापना कहाँ हुई? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में तेल शोधन कारखाने की स्थापना कहाँ पे की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में तेल शोधन कारखाने की स्थापना की गई है बीना सागर में। बीना रिफाइनरी के नाम से हम इसे जानते हैं। और इसमें और फैक्ट याद रखिएगा, इसे ओमान के सहयोग से स्थापित किया गया। किसके सहयोग से? ओमान के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। ओमान के सहयोग से इस बीना रिफाइनरी को स्थापित किया गया है। इस फैक्ट को भी आप बड़े अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो बीना रिफाइनरी कहाँ है? तो बीना रिफाइनरी सागर में है, सागर जिले में स्थित है, जिसे ओमान के सहयोग से बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? चंदेरी का क्या प्रसिद्ध है या क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, जो चंदेरी के प्रसिद्धि का कारण है, चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? तो चंदेरी की जो प्रसिद्धि का कारण है यहाँ की साड़ियाँ। चंदेरी की साड़ियों के कारण यह चंदेरी जो कि कहाँ पे आता है, यह चंदेरी कहाँ पे आता है, चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ मिलती है? तो अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसे भी याद रखिएगा। और जो ये चंदेरी की साड़ियाँ हैं, ये चंदेरी की साड़ियाँ मध्य प्रदेश के पहला GI टैग जिस साड़ी को मिला था, GI टैग भी इसे प्राप्त है। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये फैक्ट आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 926। मतलब बृहद, बड़े और मध्यम आकार के उद्योगों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 926 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कृषि उपकरण फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कृषि उपकरण की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कृषि उपकरण की फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंडवा में। कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर दिएगा ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? खंडवा हो जाएगा, जहाँ पे कृषि उपकरण बनाने की फैक्ट्री स्थित है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन, रोजगार निर्माण बोर्ड जो है उसका गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन सन 2004 में किया गया था। सन 2004 में किया गया था, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है
किस स्थान पर निजी क्षेत्र की पेपर मिल स्थापित है? निजी क्षेत्र की जो पेपर मिल है अमलाई ओरिएंट पेपर मिल के नाम से हम जिसे जानते हैं, यह स्थित कहाँ पे? अमलाई में है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दो नाम चलते हैं इसके, या तो अमलाई पेपर मिल इसे बोला जाता है, अमलाई पेपर मिल के नाम से जानते हैं, या इसी को बोला जाता है ओरिएंट पेपर मिल। क्या? ओरिएंट पेपर मिल। और आपको याद रखना है जी अमलाई की पेपर मिल है या प्राइवेट सेक्टर की है? क्या? प्राइवेट सेक्टर की है। प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र के द्वारा स्थापित किया गया है। इन फैक्टों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमलाई। और ये अमलाई आता कहाँ है? यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए अमलाई आता कहाँ है, तो आपको देखना अमलाई शहडोल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में यह स्थित है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे कुछ दे रहा है तो याद रखिएगा, पुरैना, ये पुरैना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे आता है? इनको मैं बता देता हूँ। पुरैना आता है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, पुरैना पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आता है। किरनापुर आता है बालाघाट में। बोरेगांव आता है छिंदवाड़ा में। बोरेगांव ये औद्योगिक इकाइयाँ हैं, तो बोरेगांव छिंदवाड़ा में आता है, किरनापुर बालाघाट में आता है, पुरैना पन्ना में आता है। सभी औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयाँ हैं, इन्हें भी विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नेशनल फर्टिलाइज़र का कारखाना है? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नेशनल फर्टिलाइज़र का कारखाना है? राष्ट्रीय उर्वरक कारखाना कहाँ पे? तो विजयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा गुना डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? विजयपुर में यह स्थित है नेशनल फर्टिलाइज़र का कारखाना। यह कहाँ स्थित है? तो यह विजयपुर में स्थित है। नेशनल फर्टिलाइज़र विजयपुर गुना डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसे आप देखिएगा, ये गलत आंसर है, ये गलत है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल, देखिए इससे पहले पूछा था अमलाई पेपर मिल, अगला क्वेश्चन सिक्योरिटी पेपर मिल। तो आपको याद रखना सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे स्थित है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल आता है होशंगाबाद, दिएगा ऑप्शन में से। इसका नया नाम हो गया, अब आपको हो सकता है अब ऑप्शन मिले आपको नर्मदापुरम के साथ। नर्मदापुरम में स्थित से SPM बोला जाता है। अच्छा, इसका एक नाम और मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ बुकें आजकल लिखते हैं इसको रक्षा पेपर मिल रक्षा पेपर मिल। तो ये भी याद रखिए कि होशंगाबाद वाला ही इसका यदि नाम रक्षा पेपर मिल, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। इसी सिक्योरिटी पेपर मिल को हिंदी में बोला जाता है रक्षा पेपर मिल। कहाँ स्थित है? तो रक्षा पेपर मिल नर्मदापुरम होशंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट में, या नर्मदापुरम जिसका जो नया नाम है होशंगाबाद का, वहाँ पर यह स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खैर बनाने का कारखाना किस स्थान पर स्थित है? खैर बनाने का कारखाना किस स्थान पर स्थित है? खैर बनाने कारखाना, तो याद रखिए ये जो कारखाना है आ और बा अर्थात मुरैना और शिवपुरी दोनों जगह पर स्थित है। बेसिकली शिवपुरी और मुरैना में पड़ते खैर बनाने कारखाना, तो इसका जो ऑप्शन दिया आ और बा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों स्थानों पर स्थित है मध्य प्रदेश में खैर बनाने का कारखाना। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में गैस आधारित उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में गैस आधारित उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ये मैंने बताया, पिछला जो उर्वरक कारखाना विजयपुर वही है ये, तो स्थित है गुना में। कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में गैस आधारित उर्वरक का कारखाना? यह गुना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, गुना जिले में आता है। भेल कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो भेल कारखाना आपको याद रखना है, भेल आता है भोपाल में। भेल कारखाना कहाँ पर स्थित है? BHEL भेल। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये एक महारत्न कंपनी भी है, इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल के नाम से जानते हैं। यह ब्रिटेन के सहयोग से कब स्थापित किया गया था? ये भी फैक्ट आप सुन लीजिए। इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में। किसके सहयोग से की गई थी? तो ब्रिटेन के सहयोग से। इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से 1960 में भोपाल में भेल की स्थापना की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है? अगला क्वेश्चन आपका, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता और बीड़ी का उत्पादन किया जाता है। तो कहाँ? मध्य प्रदेश में कितना? 60%।
60%। कितने प्रतिशत? 60% तेंदूपत्ते का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, जो कि देश में सर्वाधिक है। इस फैक्ट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। देश में भी सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में भी होता है। इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी कारखाना जो कि बंद हो चुका है। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी कारखाना, एचएमटी की घड़ियाँ बनाई जाती थी यहाँ। कौन सी घड़ियाँ? तो एचएमटी की घड़ियाँ बनती थी। चूँकि एचएमटी का कारखाना ही बंद हो चुका प्रदेश से, तो एचएमटी घड़ी कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में, बैतूल में था। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी कारखाना जहाँ पे एचएमटी की घड़ियाँ बनाई जाती थी वह बैतूल डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ पे यह बनता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ युद्ध उपकरण बनाने का कारखाना नहीं स्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ पर युद्ध उपकरण बनाने का कारखाना, या क्वेश्चन ऐसा है कि इनमें से कौन सा कारखाना जो युद्ध उपकरण से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रे आयरन फैक्ट्री। यहाँ पे युद्ध उपकरण के सामान नहीं बनते हैं ग्रे आयरन फैक्ट्री में। बाकी खमरिया में जो है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया और गन कैरिज फैक्ट्री, और इनमें युद्ध उपकरण के सामान बनते हैं, जबकि ग्रे आयरन फैक्ट्री में युद्ध उपकरण के सामान नहीं बनाए जाते हैं। अगला है सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है सूती कपड़ा उत्पादन में। अगला है मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? यह टेक्सटाइल पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो याद रखिए यह टेक्सटाइल पार्क दिए गए ऑप्शन में से बात करें तो दिए गए ऑप्शन में से जो टेक्सटाइल पार्क बनेगा यह बनाया जाएगा कहाँ पे? बुधनी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा। तो टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ पे होगी? तो टेक्सटाइल पार्क की स्थापना दिए गए ऑप्शन में से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुधनी। बुधनी कहाँ पे आता है? आप ये भी ध्यान रखिएगा, बुधनी कहाँ पे आता है? तो बुधनी आता है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। बुधनी कहाँ पे आता है? तो बुधनी सीहोर जिले में आता है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना कहाँ स्थित है? नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना यह देश का पहला कारखाना भी था, देश का भी था। तो याद रखिए नेपानगर में स्थित है। यह नेपानगर कहाँ पे आता है? तो याद रखिए नेपानगर आता है बुरहानपुर में। नेपानगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित है नेपानगर। यह नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना, यह देश का पहला न्यूज़ प्रिंट कारखाना भी था। अगला है मध्य प्रदेश में वनस्पति तेल का कारखाना कहाँ पे है? तो यह वनस्पति तेल का जो कारखाना है यह कहाँ पे आता है? तो मस्की में आता है। स्थान पूछा जाए तो मस्की दिएगा ऑप्शन, स्थान दिए हुए हैं कहाँ पे है? तो वनस्पति तेल का कारखाना मस्की में स्थित है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संगमरमर की चट्टान मध्य प्रदेश के किस शहर के पास स्थित है? खजुराहो नहीं, यहाँ खजुराहो होगा, इतनी मिसप्रिंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन, ये खजुराहो हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश संगमरमर की चट्टानें कहाँ पर स्थित हैं? तो याद रखिए संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, यह पाई जाती हैं जबलपुर जिले में। और इसी जबलपुर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसी कारण संगमरमर की नगरी भी किसे कहा जाता है? तो संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है इसी जबलपुर के। तो संगमरमर चट्टानें मतलब किस जिले में पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं कहाँ पे? यह पाई जाती हैं जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय फैक्ट और सुन लीजिए, कब स्थापना हुई? इसकी स्थापना हुई 1955 में। कितना एरिया है? 940 वर्ग किलोमीटर। 940 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 940 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और याद रखना है यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया इसमें? प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? तो इस फैक्ट को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। इस पे मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी था, इसी उद्यान पे लाया गया था। कब? 1974 में, 1974 में। 1974 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर
प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण परियोजना इसमें चालू की गई थी। इतने फैक्ट आपको विशेष रूप से इसमें याद में रखना है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना? देखिए इसके ऑप्शन जो हैं आपके, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? तो जब भोपाल का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को, तब राजधानी बनाई जाती है। क्या? भोपाल को बनाया जाता है। यदि आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भोपाल से पहले मध्य प्रदेश से मध्य भारत की राजधानी कौन सी थी, तो आप क्या रखना है, भोपाल से पहले। भोपाल से पहले यदि पूछे, कई बार मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी पहले हुआ करती थी नागपुर। भोपाल से पहले इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। आपसे ये भी पूछा जाए, इस फैक्ट को याद रखिए कि भोपाल जिला कब बना, भोपाल को जिला कब बनाया गया, तो याद रखिएगा भोपाल को जिला बनाया गया 26 जनवरी 1972 को। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1972 को भोपाल को जिला के रूप में घोषित किया गया, जिला बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। डेट एग्जैक्ट पूछे तो 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई। आपसे पूछा जाए कौन सी गैस का रिसाव हुआ, कौन सी गैस का रिसाव हुआ, तो MIC। कौन सी गैस? मिक गैस। मिक गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। इस मिक गैस का पूरा फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और क्या फैक्ट याद रखना है, इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह त्रासदी हुई थी 1984 में। उस समय प्रदेश के CM कौन थे, तो याद रखना है अर्जुन सिंह। प्रदेश के CM थे अर्जुन सिंह, उस समय CM थे। उस समय पूछा जाए कि देश के PM कौन थे, तो याद रखिएगा उस समय PM थे राजीव गांधी। कौन थे? PM थे राजीव गांधी। इतने फैक्ट आपको इसमें अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट घटना थी, बहुत बड़ी त्रासदी थी यह मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी। तो इसे विशेष रूप से कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 1984। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश भारत में खाली स्थान का सबसे बड़ा भंडार है। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में किसका सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है? मैग्नीज में। हम मैग्नीज वाले पहले स्थान पे, तो मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज की नगरी किसे कहा जाता है? तो मैग्नीज की नगरी कहा जाता है बालाघाट को। मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है? तो मैग्नीज नगरी कहा जाता है बालाघाट को। और कौन सी खदान? तो खदान का नाम भी आप याद रखिए। जो मैग्नीज की खदान है बालाघाट में, उसका नाम है भरवेली। कौन सी खदान? भरवेली की खदान में मैग्नीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के भरवेली की खदान में। यह एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान भी है। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की भूमिगत खदान भी भरवेली है। अगला है, किस वर्ष खजुराहो को स्मारक समूहों को, खजुराहो के जो स्मारक समूह है उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची। कितने बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, कितने बार, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है ये हर बार। MP से यदि आपसे पर्यटन स्थलों में पूछा जाए, ऐतिहासिक स्थलों में पूछा जाए, तो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए इसको खजुराहो को कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो 1986 में। और यह मध्य प्रदेश का पहला स्थल था, MP का पहला स्थल था जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। पहला स्थल जिसे यूनेस्को की सूची में स्थान मिला। इस फैक्ट को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। चलिए एक बात और मैं बता दूं, इनमें क्रम पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, क्रम जमाइए। तो याद रखिए सबसे पहले खजुराहो 1986 खजुराहो है, ठीक। 1986 में क्या? खजुराहो। फिर आपका देखना 1989 में सांची, और आपको याद रखना 2003 में भीमबेटका, जिसको 2003 में। तो ये 3 स्थल हैं मध्य प्रदेश के जिन्हें विश्व विरासत सूची में स्थान मिला हुआ। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार कोई ना कोई पूछ लेता है एग्जामों में, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। क्रम भी जमाने पूछ लेता है, तो इसका जो सही आंसर हो गया आपका, तो 1986 में खजुराहो को शामिल किया गया। 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MP में हर साल अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य
महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो। और इस नृत्य समारोह का नाम क्या है? खजुराहो नृत्य समारोह। अखिल भारतीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य समारोह या खजुराहो नृत्य समारोह, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखिए, खजुराहो नृत्य समारोह। चलिए, और क्या फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस खजुराहो नृत्य समारोह के बारे में? तो याद रखिए इसकी शुरुआत कब से की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 1976 से, 1976 से यह आयोजित किया जा रहा है खजुराहो नृत्य समारोह। इस बार कौन सा मनाया गया? 2022 में। तो याद रखिए 48वां था। कौन से क्रम का था? आजकल क्रम एग्जाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 2022 में 48वां खजुराहो नृत्य समारोह 2022 में आयोजित किया गया। इसका सही आंसर खजुराहो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? चर्चा में है इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। उमा भारती शराब को प्रतिबंधित करने के लिए हमेशा इनके स्वर मुखर रहते हैं, ये बोलती रहती हैं शराब प्रतिबंधित करने के लिए, तो ये चर्चा में रहती हैं उमा भारती। तो उमा भारती जो है पहली महिला मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश की। इस फैक्ट को आप याद रखिए, कहाँ से आती हैं? तो इनका संबंध है टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध था। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, यह पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये सांसद भी रह चुकी हैं। इस बात को भी याद रखिए, सांसद भी रह चुकी हैं ये, है ना। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 में। लघु उद्योग निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में 1961 में की गई। लघु उद्योग निगम की कहाँ पे? तो भोपाल में। जगह पूछे तो भोपाल में, सन पूछे तो 1961 में मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश संध्या अग्रवाल का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश में संध्या अग्रवाल का संबंध निम्न किस खेल से संबंधित है? तो संध्या अग्रवाल जो कि महिला भारतीय टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं, ये महिला भारतीय टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं, तो इनका संबंध क्रिकेट से है। इस फैक्ट को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, बिखरे मोती के लेखक कौन है? बिखरे मोती किसकी रचना है? तो याद रखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है बिखरे मोती। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है देवास डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर स्थित है? देवास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। इसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नोट छापने का कारखाना, क्या नोट छापने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है? नोट छापने का कारखाना, तो यह देवास में स्थित है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में, बहुत प्यारा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? तो याद रखिए यह पाई जाती है मुड़िया। मुड़िया जनजाति में जो जनजाति है उसमें पाई जाती है घोटुल प्रथा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो याद रखिए रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश गोंडवाना क्षेत्र, किसमें? गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया। ये MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं महाकौशल के नाम से। तो याद रखिए गोंडवाना शासन जहाँ पे था वहाँ पे, क्योंकि गोंडवाना शासिका थी है, तो गोंड शासिका थी कौन? रानी दुर्गावती। तो गोंडवाना क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? शासन किया हुआ था। यहाँ पे विंध्य प्रदेश में बोले तो यहाँ बघेल वंश चल रहा था, आप याद रखिए। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ग्वालियर में कौन थे? तो ग्वालियर में सिंधिया थे। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है, कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन PSC में पूछा गया, तो 2018 के एग्जाम में पूछा गया था शायद ये क्वेश्चन कि कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम का संबंध किससे है? तो याद रखिए इसका संबंध है क्रिकेट का स्टेडियम है। कैसा स्टेडियम है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है। लेकिन यदि आपसे पूछा कैप्टन रूप सिंह का संबंध किससे है, ये जो नाम है जिसके नाम पे स्टेडियम का नाम रखा है, इनका संबंध हॉकी से है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इनका संबंध हॉकी से है। कैप्टन रूप सिंह का संबंध हॉकी से है, लेकिन उनके नाम पे क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। कौन सा? रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ पे स्थित है, ये भी पूछ लिया जाए आपसे। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है कहाँ पे? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। कैप्टन जो रूप सिंह स्टेडियम है यह स्थित कहाँ पे आपसे पूछा जाए, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है जो कि ग्वालियर में
स्थित है कैप्टन, और यह दुधिया रोशनी युक्त स्टेडियम है। कैसा? दुधिया रोशनी, फ्लड लाइट, दुधिया रोशनी युक्त स्टेडियम है मध्य प्रदेश का, ठीक ना। दुधिया रोशनी युक्त स्टेडियम मतलब इसमें डे नाइट मैच कराए जा सकते हैं बहुत ही सहजता के साथ। फ्लड लाइट युक्त स्टेडियम है जो कि ग्वालियर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चरण पादुका नरसंहार कब हुआ? मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार कब हुआ? तो इसका सही आंसर है चरण पादुका नरसंहार 1930। चरण पादुका नरसंहार 1930 में हुआ था, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस शहर को झीलों का शहर भी कहा जाता है? किस शहर को झीलों का शहर भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से भोपाल। भोपाल को क्या कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है झीलों का शहर। जबकि ग्वालियर को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, उपनाम से बात कर लें तो ग्वालियर को क्या कहा जाता है? तो ग्वालियर को कहा जाता है संगीत की नगरी। क्या कहा जाता है? ग्वालियर को कहा जाता है संगीत की नगरी। इंदौर को क्या कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है खेल व औद्योगिक राजधानी। खेल व औद्योगिक राजधानी, कैपिटल है ये, ठीक ना। खेल व औद्योगिक राजधानी कहा जाता है इंदौर को। जबकि जबलपुर को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, जबलपुर को क्या कहा जाता है? तो जबलपुर को कहा जाता है संस्कार धानी, पहला। दूसरा नाम है संगमरमर की नगरी, संगमरमर की नगरी। इतने नाम किस नाम से नहीं जाता था जबलपुर को, ठीक। तो इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स एक ही क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूँ, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक भोपाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आधुनिक भोपाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आधुनिक भोपाल को जिसने बसाया था तो उनका नाम है दोस्त मोहम्मद खां। आधुनिक भोपाल को किसने बसाया? तो आधुनिक भोपाल की स्थापना की थी दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा। और ये भोपाल नाम इसने दिया था, तो भोपाल इस नाम कैसे पता था? भोपाल का नाम और पुराना नाम क्या? भोजपाल भी इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, भोजपाल, ठीक। भोजपाल भी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखें, प्राचीन नाम है भोपाल का। और इसे बसाया किसने था आधुनिक भोपाल को? दोस्त मोहम्मद खान ने। ये पीएससी का 2020 का ही क्वेश्चन है। अगला, भीमबेटका रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है? भीमबेटका रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है? तो यह आता है रायसेन जिले में, भीमबेटका रॉक शेल्टर। यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ? 2003 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया। मैंने शुरू में डिस्कस कर दिया था आपसे भीमबेटका। और कौन से नंबर का स्थान था? मध्य प्रदेश का तीसरा स्थल था, तीसरा स्थल था जिसे यूनेस्को की सूची में स्थान दिया गया था, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं इस पर डिस्कस कर लूँगा। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है 53। कितनी? 53 उच्च न्यायालय में स्वीकृत संख्या है। अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1956 में। इसकी खंडपीठें कौन कौन सी हैं? अच्छा, पहले ये बात कर लें कि है कहाँ पे। वैसे सबको पता होगा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, इसका मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसकी 2 खंडपीठ कितनी हैं? तो इसकी 2 खंडपीठें हैं। कहाँ कहाँ हैं इसकी जो खंडपीठें, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पे हैं ये खंडपीठें? तो याद रखिए, जो खंडपीठें हैं इसके बारे में डिस्कस करके बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जब अपन पढ़ रहे हैं कुछ अच्छे से पढ़ लें, कुछ ज़्यादा फैक्ट सुन लें। जो खंडपीठें हैं ये कहाँ कहाँ हैं? एक स्थित है इंदौर में और एक खंडपीठ स्थित है ग्वालियर में। क्वेश्चन पूछा जाता है खंडपीठ कब बनाई गई? तो याद रखना है 1968 में। खंडपीठ कब बनाई गई? तो 1968 में। फिर आपको क्या ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान पूछा जाए आपसे, वर्तमान में कौन है? तो आरवी मलिमथ। कौन है? आरवी मलिमथ, रवि विजय मलिमथ इनका पूरा नाम है। रवि विजय मलिमथ या मलिमठ इनका पूरा नाम है, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसे भी याद आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, देखिए क्वेश्चन आ ही गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ऐसे क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिए हैं ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फैक्ट्स बता सकूं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछा जाए कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों के साथ। अब वो देख लेते हैं कौन कौन से। यूपी, उसके बाद आपका रखना सीजी, पूर्व में सीजी, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, फिर पश्चिम में गुजरात और एक स्टेट है राजस्थान। ऐसे 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। फिर आपको क्या रखना है, सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो सर्वाधिक सीमा, ये भी आप ध्यान रखिए, सर्वाधिक सीमा लगती है यूपी से। कितने जिले? 14 जिले टच करते हैं। आपसे पूछा जाए सबसे कम सीमा, सबसे कम तो यह लगती है गुजरात से। सबसे कम सीमा किस राज्य से? तो गुजरात राज्य से। कितने जिले? मात्र 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। इस प्रकार आपके पूरे फैक्ट अच्छे से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन तो बहुत सरल है लेकिन उसके फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा था? तो मतलब 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इससे पहले यह 7 राज्यों के साथ करता था जब छत्तीसगढ़ साथ में था। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश प्रशासनिक रूप से कितने डिवीज़न या संभाग में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 संभागों में विभाजित है। अब इसमें फैक्ट क्या क्या है आपको याद रखना है। संभाग तो 10 हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है नवीनतम संभाग कौन सा है, नवीनतम डिवीज़न कौन सा है, नवीनतम संभाग कौन सा है? तो आप याद रखिए जो नवीनतम संभाग है वह है शहडोल। नवीनतम संभाग मध्य प्रदेश का शहडोल है। कब बनाया गया? 2008 में बनाया गया। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से अलग करके संभाग बनाया गया था? तो रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग करके इसे संभाग बनाया गया, 10वां संभाग। सबसे बड़ा संभाग आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। सबसे बड़ा संभाग कौन सा? तो सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर संभाग। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो यह सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो होशंगाबाद या नर्मदापुरम सबसे छोटा संभाग है। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला है, किस एक को मध्य प्रदेश के राज्य खेल के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है? निम्न में से किसको? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मल्लखम्ब को राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है। मल्लखम्ब को राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है? 2013 में। मध्य प्रदेश को राजकीय खेल का दर्जा कब दिया गया है? 2013 में दिया गया है। इस मल्लखम्ब के लिए कौन सा अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार देती है? ये भी याद रखिए। तो प्रभाष जोशी मल्लखम्ब अवार्ड, ये भी कौन सी सरकार देती है? तो प्रभाष जोशी मल्लखम्ब अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और मल्लखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। और क्या ध्यान रखना है, इसी मल्लखम्ब को खेलो इंडिया गेम जो हो रहा है, खेलो इंडिया में भी शामिल किया गया है। खेलो इंडिया में 2021 में शामिल किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया गेम्स में इस मल्लखम्ब खेल को शामिल किया गया है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए भी, है ना। तो इसे आप अच्छे से, ये पारंपरिक खेल है एक तरह से, है ना, बहुत पारंपरिक खेल है। और आपसे पूछा जाए मल्लखम्ब की अकादमी कहाँ है? मल्लखम्ब एकेडमी कहाँ पे है? तो याद रखिए मल्लखम्ब एकेडमी है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? उज्जैन जिले में स्थित है मल्लखम्ब अकादमी। इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? इसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? जैसे कब राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है 1968 में। कब बनाया गया? 1968 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। आप याद रखिए मध्य प्रदेश कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जो टाइगर रिजर्व में शामिल है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है?
प्रोजेक्ट टाइगर में। तो याद रखना उनकी संख्या कितनी है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने उद्यान हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में इन्हें शामिल किया गया। ऐसे मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में वर्तमान में एमपी में है ना, एमपी में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो याद रखना है 12। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, तो देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। किसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है, तो पचमढ़ी को जाना जाता है सतपुड़ा की रानी। और क्या यहाँ पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। इसी पचमढ़ी एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, तो एकमात्र हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का पचमढ़ी है। इसी पचमढ़ी में स्थित है कौन, धूपगढ़। किसमें, महादेव पर्वत की श्रेणी में स्थित है धूपगढ़। सर्वोच्च ऊंची चोटी कितनी, 1350 मीटर। ये भी कहाँ स्थित है, ये भी पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी आता किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखना है पचमढ़ी आता है नर्मदापुरम में। पचमढ़ी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो पचमढ़ी आता है नर्मदापुरम में। इस फैक्ट को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसका आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मध्य 2017 में मध्य प्रदेश के पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किसे किया जा चुका है, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल पटवा को। किसे, सुंदरलाल पटवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार आ चुका है ऑप्शन, सुंदरलाल पटवा, जिन्हें 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये एमपी के सीएम रह चुके हैं। और याद रखिएगा इन्हीं के समय क्या है, राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ था, राष्ट्रपति शासन। ठीक, श्यामाचंद्र सुंदरलाल पटवा 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है एमपी में, 77, 80 और 92 में। तो 2 बार सुंदरलाल पटवा के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगाया गया था। इसे भी आप ध्यान रखिए। इनका हाल ही में निधन भी हो चुका है सुंदरलाल पटवा जी का, तो इस रूप से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाए सुंदरलाल पटवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट है आपका लास्ट स्लाइड। बेतवा नदी का उद्गम है, तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुम्हरा गांव से। कहाँ से होता है, बेतवा नदी का उद्गम होता है रायसेन जिले से। और पूछा जाए तो कहाँ से, रायसेन के कुम्हरा गांव से। रायसेन के कुम्हरा गांव से होता है। इस बेतवा की लंबाई कितनी है, तो 480 किलोमीटर। कितनी लंबाई है बेतवा की, तो बेतवा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। और इसे क्या कहा जाता है, इस बेतवा नदी को इसे भी थे मध्य प्रदेश की गंगा। एमपी की गंगा भी किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा, तो बेतवा को कहा जाता है। ये फैक्ट आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एग्जाम पूछ लिया जाए। तो इसका सही आंसर हो गया रायसेन। अगला है, मालवा के पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी। तो मालवा के पठार में सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी स्थित है, तो मालवा की सर्वोच्च ऊंची चोटी है सिगार। कौन सी है, सिगार। 881 मीटर इसकी ऊंचाई है मालवा की, जो कि सर्वोच्च ऊंची चोटी है सिगार। धूपगढ़ कहाँ पे स्थित है, तो धूपगढ़ स्थित है कहाँ पे, महादेव पर्वत श्रेणी में। धूपगढ़ कहाँ स्थित है, तो याद रखिए जो धूपगढ़ है यह महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव पर्वत पर स्थित है, ठीक है ना। किसकी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है यह, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इस बात को याद रखिए। आपसे दिखती अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगला जो ऑप्शन है, सिद्ध बाबा या बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी। किसकी, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। 1172 इसकी ऊंचाई है, 1172। तो ये थे आपके एमपी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह, जो कि आपके आगने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हुआ और इस प्रकार के आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए। और इसी तरह की वीडियो आपके इस चैनल पर नियमित रूप से मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।